है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बाकी पार्ट देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह या राजगीर में। 52 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ ए जन्म का हो जाएगा स्तंभ 2 में लुम्बिनी से। ज्ञान प्राप्ति का हो जाएगा बोध गया से। प्रथम प्रवचन का हो जाएगा सारनाथ से। और निधन हो जाएगा कुशीनगर। आंसर सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। 53 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां आंसर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आंसर बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। 55 नंबर क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आंसर ए वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 56 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर ए जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, जहां चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 57वां नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर बी अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं: पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, 5वां वज्जी, 6ठा मल्ल, 7वां चेदी, 8वां वत्स, 9वां कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार एवं 16वां कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में था। जनवसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। 58वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। 59वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आंसर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आया था। 60वां क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। 61वां क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, विहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। 62वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। 63वां क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही हैं, यानी पाटलिपुत्र और गिरिव्रज। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। 64वां क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर ए, मौर्य। नंद वंश 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, 6ठा गोविसानक, 7वां 10 सिद्धक, 8वां कैवर्त तथा 9वां घननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। 65वां क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आंसर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक।
66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर मोहन के समकालीन था? आंसर बी धननंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्दसाल उसका सेनापति था। 67वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर सी लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 68वां क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर डी शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर बी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। 70वां क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? आंसर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत ही बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है, इससे पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। 72वां क्वेश्चन, अशोक के शासन का सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर बी पाटलिपुत्र। सिंहली अनुसूचियों दीपवंश के अनुसार अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 73वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? आंसर बी प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है, पहला शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौगढ़, सातवां एर्रगुडी तथा 8वां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर सी खरोष्ठी।
प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। 75वां और अंतिम क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिन्नवे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचे मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः उत्तर विकल्प इस होगा। 76 नंबर से अगले वीडियो में।